नमस्कार। आज हम लोग ब्लड काज डिजीज़ यानी रुधिर जनित बीमारी मुख्य रूप से देखेंगे। एनीमिया है, हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है और थैलेसीमिया है। तो एनीमिया में क्या होता है कि हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है। जो ब्लड में, अब ब्लड हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर होता है, तो इसकी जांच नहीं होती, हीमोग्लोबिन की जांच होती है। हीमोग्लोबिन जो ब्लड में होता है यह पूरे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। और हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है। रेड ब्लड कार्पसेल्स जो होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएँ। तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो इसमें क्या होता है, थकावट होती है, आदमी तुरंत थक जाता है, उसको कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है। तो इसमें इसकी पूरा करने के लिए इसको लिए आयरन की गोलियां खानी चाहिए। पालक, चौराई और इस तरीके से जो भी चुकंदर वगैरह, ये सारी चीज़ें खाना चाहिए। तो एनीमिया आम बीमारी है एक तरीके से। जिस व्यक्ति में कुपोषण होता है, खाने पीने पौष्टिक आहार नहीं लेते हैं, उनको एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। तो इसमें ब्लड की कमी हो जाती है। ब्लड में क्या, हीमोग्लोबिन के, नॉर्मली आप जानते हैं कि जो ब्लड होता है यानी पुरुष और महिलाओं में, उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन की मात्रा जो पुरुष होते हैं उसमें लगभग आपके आप सोच लीजिए कि लगभग 12 से लेकर के, यानी 12 से लेकर के 18 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। और इसमें महिलाओं में 11 से लेकर के 14 या 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। तो जब इससे कमी हो जाती है, यानी 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक आने तक जो है तो नॉर्मल दवा से या पौष्टिक आहार से ठीक कर लिया जा सकता है। लेकिन उससे अगर कम है, 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है, तो उसमें ब्लड चढ़ाना पड़ता है। कहीं चोट लग गई, कहीं ऑपरेशन करना है, तो इस तरीके से यह कमी होती है। दूसरी चीज़ होती है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक तरीके से वंशानुगत बीमारी है। इसमें माता कैरियर का काम करती है, यानी वाहक का काम करती है, और यह पुरुषों में ही दिखाई देती है। इसमें होता क्या है कि हमारे शरीर का ब्लड जमता नहीं है, थक्का नहीं बनता है। हमने आप लोगों को बताया था कि ब्लड जब जमता कैसे है। ब्लड में जो थ्रोम्बोसाइट्स होता है, जैसे ब्लड के जो कण होते हैं, एक आरबीसी होता है, एक डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है। आरबीसी का मेन काम होता है कि ब्लड के में ऑक्सीजन को ले जाना, खाद्य पदार्थों को ले जाना, गैसों का परिवहन करना। और डब्ल्यूबीसी रोगों से हमारे शरीर को रक्षा करना, प्रतिरक्षा इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाता है। और प्लेटलेट्स ब्लड को थक्का जमने का काम करता है। तो ये क्या होता है, तो जो जिसको प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स जब कहीं चोट लग जाती है तो जो हमारे शरीर में ब्लड निकलता है, तो प्लेटलेट्स भी निकलता है, और जो प्लाज्मा भी होता है, यानी आप जानेंगे, उसमें पढ़ लिए होंगे। अब जो थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स निकलता, तो हवा के संपर्क में आने के बाद, हवा से जब संपर्क करता है तो थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेता है। और थ्रोम्बोप्लास्टिन जब हवा से फिर उसके बाद उसमें कैल्शियम होता है, एक तत्व होता है कैल्शियम, और उसके बाद प्रोथाम्बिन, तो ये प्रोटीन होती है, प्रोथाम्बिन प्रोटीन होती है। इससे मिलकर थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथाम्बिन प्रोटीन से मिलकर के थ्राम्बिन बना लेता है। और थ्राम्बिन फाइब्रोनोजन प्रोटीन से मिलकर के क्या बना लेता है, फाइब्रिन बना लेता है। अब फाइब्रिन एक तरीके से नेट टाइप संरचना होती है, जाल टाइप संरचना होती है। जब ऊपर आपकी जहाँ चोट लगी, जहाँ ब्लड निकल रहा है, वहाँ एक जाल टाइप बन जाएगा। तो उसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी के जो कण बाहर निकल रहे हैं वो उसमें फंस जाएंगे। जब फंस जाएंगे तो ऊपर वो जम जाएंगे तो ऊपर पपड़ी सी बन जाएगी। अगर थोड़ी देर बाद आप उसको फिर हटा देते हैं तो आपका ब्लड जो है फिर बहने लगेगा। तो कभी कभी चोट लगने के बाद हम उसको दबा देते हैं देर तक, और दबाने के बाद वो हमारा ब्लड बंद हो जाता है, क्योंकि वही हवा के समय। अब ये क्वेश्चन आपका होगा कि सर ये बताइए कि जो हमारे शरीर में ब्लड क्यों नहीं जमता। और शरीर में ब्लड नहीं जमता इसलिए क्योंकि उसमें एक हिपैरिन नामक प्रोटीन होती है, ब्लड में ही पाई जाती है, वह जमने से रोकती है। लेकिन जब हमें चोट लग जाती है, हमारा ब्लड निकलता है, तो हिपैरिन नामक प्रोटीन की यह एक लक्षण है कि उस हवा के संपर्क में आने के बाद वह नष्ट हो जाती है। जो हवा के संपर्क में आएगा वो हिपैरिन नष्ट हो जाएगी और हमारा ब्लड जम जाएगा। जैसे कभी कभी आप देखते हैं डॉक्टर जब सुई लगाता है तो उसके बाद ऊपर निकालते निकालते जो है थोड़ा सा दवा को भी बाहर निकाल लेता है। उसमें हवा अगर थोड़ी सी भी रह गई तो हमारे शरीर में हवा भी चली जाएगी और वहाँ हिपैरिन
हवा के संपर्क में आने के बाद मर जाएगा। और जहाँ इस तरीके से डॉक्टर नहीं करते तो वहाँ काला पड़ जाता है, तो डॉक्टर बाद में कहते हैं कि पानी गर्म करके लोथा मार लीजिए, बर्फ़ का जो सेकाई कर लीजिए। तो इस तरीके से, या कभी कभी आप ग्लूकोज का बाटल जो मरीजों को चढ़ाया जाता है तो देखते रहते हैं लोग कि ख़त्म होने से पहले नर्स को, डॉक्टर को जाकर बता देते हैं सर ख़त्म हो गया। नहीं तो हवा अगर प्रवेश कर गई तो वहाँ भी खून जम जाएगा, क्योंकि हिपैरिन हवा के संपर्क में आने के बाद काम नहीं करेगा और ब्लड जो है जम जाएगा तो काला पड़ जाएगा, तो कभी कभी वहाँ फोड़े भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप जान गए होंगे कि हीमोफीलिया 5-6 माह पे पता चलता है, ब्लड रुकता ही नहीं है, नाक से कहीं भी कट गया। बड़ी खतरनाक बीमारी है, रानी विक्टोरिया की भी हीमोफीलिया नामक बीमारी थी। और दूसरे सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, ये भी, इसमें भी आरबीसी आपका प्रभावित होता है। आरबीसी मुख्य रूप से जो आरबीसी आपका होता है यह ब्लड को कैरी करने का काम करता है, ब्लड में ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के द्वारा कैरी करने का। तो जो आरबीसी प्रभावित होगा सिकल सेल एनीमिया में, तो आपका ब्लड की नसें जो होंगी, ब्लड जगह जगह जाम हो जाएगा और हाथ पैरों में सूजन हो जाएगी, बहुत तेज़ दर्द होगी, यानी ज़िंदगी नॉर्मल सी नहीं रहती, इतनी ज़्यादा असहनीय दर्द होती है कि पूरा परिवार ही परेशान हो जाता है सिकल सेल एनीमिया में। वैसे हमारे भारत में महाराष्ट्र और गुजरात में इसके पेशेंट पाए जाते हैं। और ये अलग ही है अफ्रीकन बीमारी, अफ्रीका देशों में यह बीमारी बहुत तेज़ी से होती है सिकल सेल एनीमिया की, जिसमें आरबीसी आपका जो है प्रभावित हो जाएगा, यानी आरबीसी पूर्ण रूप से बन नहीं पाएगा। और यह भी एक वंशानुगत बीमारी होती है। दूसरी चीज़ है कि आपकी थैलीसीमिया। थैलीसीमिया में क्या होता है, थैलीसीमिया एक प्रकार की एनीमिया ही है, इसमें भी आपका हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है। अब देखें कि जो आपका आरबीसी है जिसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, वो आरबीसी की लाइफ स्पान जो होती है 120 दिन होती है, और लगभग 50 लाख आरबीसी होते हैं, 50 से 60 लाख आरबीसी होते हैं। तो जो आरबीसी होता है, आरबीसी 120 दिन उसको जीवित रहने चाहिए, लेकिन जब आपकी थैलीसीमिया हो जाती है तो आरबीसी आपके 1 सप्ताह 2 सप्ताह या बनते बनते ही वो नष्ट हो जाते हैं। तो जब वो नष्ट हो जाएंगे तो हमारे ब्लड में इतने ज़्यादा टॉक्सिक, इतने ज़्यादा मतलब ख़राब पदार्थ हो जाएंगे जो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा जो है टॉक्सिक बन जाएंगे, एक तरीके से पॉइजन बन जाएंगे। तो बार बार जैसे आप देखेंगे जो डायलिसिस वगैरह में ब्लड को किया जाता है, वैसे इसमें भी बार बार जो है ब्लड को चढ़ाया जाता है। जो थैलीसीमिया, कहीं कहीं तो शादी से पहले ही थैलीसीमिया की जांच कर ली जाती है। विश्व में कुछ ऐसे देश हैं जहां बिना थैलीसीमिया की जांच के शादियाँ नहीं होती। हमारे यहाँ तो ऐसी बात नहीं, 8 मई को थैलीसीमिया दिवस मनाया जाता है। थैलीसीमिया मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, माइनर, इंटरमीडिएट और मेजर। जो मेजर होती है उसमें थैलेसीमिया कैरियर भी होता है, थैलेसीमिया के रोगी भी होते हैं। जो माइनर होता है उसमें थैलेसीमिया कैरियर होते हैं। और इंटरमीडिएट में जो होता है थैलेसीमिया में ब्लड चढ़ाया नहीं जाता, दवा के माध्यम से वो ठीक हो जाती है। तो इस तरीके से आप जान गए होंगे। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि ब्लड कॉज डिजीज़। ब्लड कॉज डिजीज़ यानी रुधिर जनित बीमारी। जिन बीमारी तो नंबर 1 है एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है कि ब्लड की कमी। अब ब्लड की कमी में जो हीमोग्लोबिन की ही कमी होती है, आप जानते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है मेल में हीमोग्लोबिन जो है लगभग आपका ये 11 से लेकर के 18 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। और फीमेल में 11 से लेकर के 14 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। तो अगर नॉर्मली क्या होता है कि 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अगर कम है
तभी ब्लड चढ़ाया जाता है। अगर 7 यानी इतना तो होना ही चाहिए, अगर 7 से कम है तभी ब्लड चढ़ाया जाएगा, नहीं तो दवा ववा के माध्यम से चुकंदर, पालक और इस तरीके से जितने भी आयरन की कमी के लिए आपको इसमें आयरन की कमी हो जाती है, यानी यफी से प्रोडक्ट आयरन की गोली यफी की गोली दी जाती है। विशेषकर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनमें यह बीमारी होती है, क्योंकि उनको ब्लड बहुत ज़्यादा चाहिए। तो इसके लिए थकावट होगी, आपकी थकावट बहुत ज़्यादा होगी। और दूसरी चीज़ है कि एकाग्रता की कमी होगी, तो ये आम बीमारी है जिसमें हीमोग्लोबिन, अब आप कहते हैं कि सर आप हमारे शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, तो ब्लड में हीमोग्लोबिन की ही जांच की जाती है, आपका हीमोग्लोबिन ही चेक किया जाता है। हीमोग्लोबिन अगर आपका कम है तभी आपको ये कहेंगे कि आपका ब्लड कम है, ठीक है। अब दूसरा आपका है, ये आपका ये हो गया एनीमिया हो गया, दूसरा थैलीसीमिया हो गया। क्या हो गया? थैलीसीमिया में क्या होता है? थैलीसीमिया ही देख लेते हैं। थैलीसीमिया में क्या होता है? थैलीसीमिया एक प्रकार की हीमोग्लोबिन की कमी की ये भी बीमारी है, एक प्रकार की एनीमिया ही है, एनीमिया है जिसमें हीमोग्लोबिन प्रभावित होता है, एचबी यानी हीमोग्लोबिन प्रभावित होता है। जैसे आप जानेंगे कि जो आपका आरबीसी है इसकी लाइफ कितनी है? 120 दिन। डब्ल्यूबीसी कितनी है? उसकी लगभग 4 दिन है। और आपका प्लेटलेट्स कितना है? 10 दिन है। तो ये जो 120 दिन की आरबीसी, इसी आरबीसी में आपका हीमोग्लोबिन होता है, एचबी हीमोग्लोबिन होता है। तो ये जो हीमोग्लोबिन होता है जिसकी भी लाइफ होगी 120 दिन, तो ये जब ये आपकी थैलीसीमिया नामक बीमारी हो जाती है तो आपकी हीमोग्लोबिन की लाइफ कितनी हो जाती है, यानी एचबी की लाइफ कितनी हो जाती है आपकी? लगभग 1 से 2 सप्ताह, या कभी कभी इससे कम भी होती है। तो हमारे ब्लड में इतने टॉक्सिक हो जाते हैं कि वो ब्लड को ट्रांसफ़र करना पड़ता है। बार बार ब्लड जो है, जब बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है, जिसमें थैलीसीमिया कमी होती है। यानी विश्व थैलीसीमिया दिवस 8 मई को मनाया जाता है। विश्व थैलीसीमिया दिवस 8 मई को मनाया जाता है। कितना? 8 मई को मनाया जाता है। और इसमें आप देख लेंगे कि जो शादी से पहले ही थैलीसीमिया की जांच की जाए, हमारे यहाँ तो अभी इसका प्रचलन नहीं है, लेकिन कुछ देशों में ऐसा है कि शादी से पहले लोग थैलीसीमिया की जांच कर लेते हैं। और थैलीसीमिया नामक अगर बीमारी है तो उससे शादी नहीं होती। 3 प्रकार की थैलीसीमिया, एक माइनर, एक मेजर और एक जो है इंटरमीडिएट। माइनर में केवल कैरियर का काम करती है, और इसके बाद इंटरमीडिएट में दवा ववा से ठीक हो जाती है, और मेजर में वो कैरियर और बीमारी दोनों का काम करती है। 3 से 6 माह में यह पता चलता है, और शरीर को बार बार ब्लड देना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद सिकल सेल एनीमिया आपका है। कौन सा है? सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? इसमें आपका ये भी एक प्रकार से आरबीसी आपका प्रभावित होता है। आरबीसी प्रभावित होता है। और यह सिकल सेल एनीमिया जो होती है हमारे यहाँ नहीं पाई जाती। कहाँ पाई जाती है? हमारे यहाँ पाई भी जाती है तो कहाँ पे? जैसे ये पाई जाती है गुजरात में और महाराष्ट्र के बच्चों में पाई जाती है। यह एक वंशानुगत बीमारी है, यह एक जेनेटिक बीमारी है। और विश्व में कहाँ पाई जाती है? विश्व में अफ्रीका में पाई जाती है, अफ्रीका में। इसमें क्या होता है? जो आपका आरबीसी होता है यह प्रभावित होता है और नसें ब्लॉक हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं, रुक जाती हैं, यानी ब्लड का सर्कुलेशन ही रुक जाता है। और असहनीय दर्द होती है, असहनीय दर्द होती है। और शरीर मतलब
जोड़ों में सूजन आ जाती है और यानी और पूरा शरीर पूरा जो है एक तरीके से कहेंगे कि एक तरीके से ये एक बड़ी खतरनाक बीमारी होती है। इसमें पूरा परिवार जो है परेशान। भाई एक व्यक्ति किसी परिवार में दर्द कर रहा है उसको, तो पूरा परिवार जो है एकदम परेशान रहता है, यानी नॉर्मल ज़िंदगी नहीं रहती है, पूरा शरीर सूज जाता है और एक तरीके से जो है उसको दर्द होगी तो सारे परिवार के लोग परेशान होंगे। यानी नॉर्मल बीमारी नहीं है, नॉर्मल बीमारी नहीं है, बहुत खतरनाक बीमारी है, नॉर्मल बीमारी नहीं है। और इसके बाद जो है यानी इसके पूरा परिवार परेशान रहता है। अगला आपका है थैलेसीमिया, एनीमिया, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया में क्या होता है, हमने बताया था आपको कि जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड में जो आपका प्लेटलेट्स होता है, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, यह ब्लड को जमने का काम करता है। अगर ब्लड जमेगा नहीं तो बहता रहेगा तो व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। इसलिए जो आरबीसी होता है ब्लड की ऑक्सीजन को कैरी करता है, गैसों का आदान प्रदान, खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान, उत्सर्जी पदार्थों का आदान प्रदान, इसके कार्य डब्ल्यूबीसी रोगों से रक्षा करना। और जो आपका प्लेटलेट्स जो थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, यह ब्लड को क्लॉट करने का काम करता है। तो थ्रोम्बोसाइट जब कहीं चोट लग जाती है तो ये प्लेटलेट्स हमारे शरीर में 2 लाख से 5 लाख होते हैं। अगर इसकी कमी हो गई तो हमारा ब्लड जमेगा नहीं। या डेंगू नामक जो बीमारी होती है ये प्लेटलेट्स की कमी की वजह से होती है। अब आप देखेंगे कि जो थ्रोम्बोसाइट्स होता है, जो प्लेटलेट्स होता है, जब हवा के संपर्क में कट गया कहीं और ब्लड बहने लगा तो आप ब्लड के ये जो आपका थ्रोम्बोसाइट्स है यानी प्लेटलेट्स है, जब हवा के संपर्क में आएगा तो वह जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेगा, यानी थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेगा। थ्रोम्बोप्लास्टिन फिर जो है फाइब्रो यानी कैल्शियम और फाइब्रोनोजन के थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है कैल्शियम और प्रोथाम्बिन, ये प्रोथाम्बिन प्रोटीन होता है जो प्लाज्मा में, प्रोथाम्बिन और फाइब्रोनोजन 2 प्रोटीन होते हैं जो आपके प्लाज्मा में पाए जाते हैं। तो प्रोथाम्बिन प्रोटीन से मिल करके यानी थ्रोम्बोप्लास्टिन में मिल जाएगा कैल्शियम और प्रोथाम्बिन प्रोटीन मिल जाएगा। और फिर वो क्या बना लेता है, थ्राम्बिन बना लेता है। क्या बना लेता है, थ्राम्बिन। अब थ्राम्बिन में फाइब्रोनोजन प्रोटीन मिल करके फाइब्रिन बना लेता है। अब फाइब्रिन क्या होता है, वह एक प्रकार से जाल टाइप संरचना बना लेता है। जब जाल टाइप संरचना बना लेगा तो फिर क्या होगा कि यह जो है उसमें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को रोक देगा। जैसे ये आपकी जाली टाइप बन गई तो इस तरह से जाली बन गई और इधर से कोई चीज़ निकल नहीं पाएगी जल्दी जल्दी, उसमें वो उसके कण जो होते हैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के कण आकर के फंस जाते हैं और वहीं ब्लड आपका जम जाता है। जब थोड़ी देर यानी 4 मिनट या 3 मिनट के लगभग अगर आप दबाएँ हैं 1-2 मिनट तक तो आपका धीरे धीरे खोलेंगे तो आपका ब्लड जो है जम जाएगा। क्यों, अच्छा जमता कैसे है। अब आप कहेंगे कि सर ये बताइए कि हमारे शरीरिया में काहे नहीं ब्लड वहाँ जमता है। अब तो हमारे शरीर में ब्लड इसलिए नहीं जमता है कि हमारे शरीर में एक हिपैरिन नामक प्रोटीन होता है। जो हिपैरिन नामक प्रोटीन होता है वो ब्लड को जमने नहीं देता है। जैसे जब हमें कहीं चोट लग जाती है तो हिपैरिन का हवा से बहुत 36 का आंकड़ा है, जब भी हवा के संपर्क में आएगा तो हवा उस हिपैरिन को मार देगी और फिर ब्लड जो है जम जाएगा। यानी हिपैरिन जब मार देगी तो ब्लड एक तरीके से जब हवा के संपर्क में आएगी तो ये जो है ब्लड यानी जब हिपैरिन जो होता है यह ब्लड को जमने नहीं देता है। जैसे आप देखेंगे कभी कभी कि हाँ इस तरीके से थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, यानी ब्लड इस थ्रोम्बोसाइट से जम जाता है लेकिन हिपैरिन जो होता है यानी ब्लड को जमने नहीं देता है। इसलिए कि आप देखेंगे कि जब कभी कभी इंजेक्शन डॉक्टर लगाता है तो उसमें उसको बाहर से दवा निकालते निकालते लास्ट में ले जाता है, लास्ट में निकालते जब ले जाता है तो उसे निकाल देता है। अगर थोड़ी सी भी हवा रह गई तो अंदर चला जाएगा और हिपैरिन वहाँ पहुँच जाएगा, वहाँ आपका ब्लड जो है जा कर के काला हो जाएगा और काला हो जाएगा तो आपको कभी लोथा मारने के लिए डॉक्टर कहता है या बर्फ़ से सेकाई करने के लिए आता है या ग्लूकोज की बाटल वगैरह जो चढ़ाई जाती है उसमें भी। तो हिपैरिन एक ऐसा ये भी एक प्रोटीन है, यानी जो प्लाज्मा में प्रोथाम्बिन और फाइब्रोनोजन प्रोटीन और साथ साथ हिपैरिन प्रोटीन भी पाया जाता है। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए यानी ये जो आपका हीमोफीलिया है में रक्त जमता नहीं है, बहता ही रहता है, बहता ही रहता है। यह एक वंशानुगत बीमारी है, जेनेटिक बीमारी, वंशानुगत बीमारी है। यानी यह
माता जो क्या करती है, वाहक होती है। माता में नहीं पाया जाता, यानी औरतों में नहीं पाया जाता। किस में पाया जाता? पुरुषों में पाया जाता है, लड़कों में पाया जाता है, पुरुषों में पाया जाता है। यानी ये वंशानुगत होती है, यानी जेनेटिक बीमारी है। तो आप समझ लेंगे कि जो यानी ब्लड को जमने के लिए कौन सा आपका थ्रोम्बोसाइट्स है, और ब्लड नहीं जमेगा कहाँ, जब उसको हिपैरिन नामक वो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको देख लेंगे, और 5 से 6 महीने में ये पता चल जाएगा कि आपके नाक में यानी कहीं भी चोट लग गई है, या कहीं भी ऑपरेशन हो रहा है, तो कहीं इस तरीके से जो प्रॉब्लम होती है, तो पता चलता है कि आपका ब्लड जमता ही नहीं है और आदमी की डेथ हो जाती है। तो ये 4 प्रकार की बीमारी थी, एनीमिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, जो ब्लड कार्ड यानी रुधिर जनित बीमारी थी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।